हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैम कैफ़े। आज हम लोग केमिस्ट्री का बहुत बेसिक सब्सटेंस लेके चल रहे हैं कि एटम का इन्वेंशन कहाँ से हुआ, एटम क्या होता है और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, उनका लिमिटेशन। हमारे अर्ली साइंटिस्ट ये शुरू से ही सोच रहे थे कि किसी भी सब्सटेंस को यदि हम लोग तोड़ें, ब्रेक करें और ब्रेक करें तो अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा। तो इसमें सक्सेस हुए इंडियन साइंटिस्ट, नाम था मिस्टर कनाडा। कनाडा ने कहा कि सब्सटेंस अल्टीमेटली जो मिलता है वो है परमाणु। परमाणु दो वर्ड से बना हुआ है, एक को हम लोग कहते हैं परम और दूसरे को अणु। परम को बोला जाता अल्टीमेट एंड अणु को बोला जाता पार्टिकल्स, अल्टीमेट पार्टिकल्स। ये तो कनाडा ने कहा, इंडियन साइंटिस्ट। लेकिन ग्रीक फिलोसफर लोग भी सेम चीज़ों का इन्वेंशन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसी चीज़ को यदि ग्राइंडिंग किया जाए अगेन एंड अगेन तो अल्टीमेटली एक ऐसा पार्टिकल्स आएगा जिसको तोड़ना संभव ना है, और उसका नाम इन्होंने दिया एटम। एटम एटोमा वर्ड से जनरेट हुआ है। एटोमा जिसका मतलब हुआ डू नॉट डिवाइड एनी मोर, डू नॉट डिवाइड एनी मोर। एटोमा का मतलब यही होता है। इसके बाद एटम इतना स्मॉलेस्ट था कि एटम के बारे में कुछ भी जानकारी हमें नहीं मिली कई सालों तक। फर्स्ट साइंटिस्ट थे मिस्टर जॉन डाल्टन, जिन्होंने अपना एटॉमिक थ्योरी दिया, और इनके एटॉमिक थ्योरी देने के बाद एटम में तेजी से इन्वेंशन स्टार्ट हुआ, और नाउ डेज वी नो मोर देन 85% अबाउट एटम। क्वेश्चन राइज होता है, इन्होंने क्या दिया अपने थ्योरी में। तो इन्होंने पोस्टुलेट्स रूप में कई सारा पोस्टुलेट्स दिया। नंबर 1 में इन्होंने कहा एटम इंडिविजुअल पार्टिकल्स है, इंडिविजुअल पार्टिकल्स। और साथ ही कहा कि इसको डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता है, मीन्स कांट बी डिस्ट्रॉय। उसके बाद कुछ और इन्होंने एटम के बारे में बताया। इन्होंने कहा कि सेम एलिमेंट के एटम एक जैसे होते हैं, मीन्स एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। और फिर डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम के बारे में इन्होंने कहा एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। फिर इन्होंने कहा कि जब केमिकल कॉम्बिनेशन होता है ना, तो एटम उसमें होल नंबर के रेशियो में कंबाइन करते हैं, और कंबाइन करके कंपाउंड एटम का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे मेरे पास है Na, Nb और A बनाया XAB। यहाँ पे N ना लेकर मैं M ले रहा हूँ। हियर N, M एंड X होल नंबर मीन्स, और A जो है एक कंपाउंड एटम है। एटम कंबाइंड विथ ईच अदर in the ratio of whole number to form compound atom. Atom combine with each other in the ratio of whole number to form compound atoms. तो डाल्टन इतनी सारी चीज़ों को दिए, जिसके चलते डाल्टन को बोला जाता है फादर ऑफ एटम। फादर ऑफ एटम डाल्टन को बोला जाता है। अब मैं इसके आगे चलूँगा, डाल्टन की क्या क्या कमियां रह गई थी उनके पोस्टुलेट्स में, जिसको हम लोग कहते हैं लिमिटेशन ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। लेकिन लिमिटेशन करने के पहले डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को दिमाग में रखना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा।
कि लिमिटेशन क्या क्या है। तो लिमिटेशन में हमारा पहले हम चल रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग लिमिटेशन। लिमिटेशन में पहला लिमिटेशन था, इन्होंने कहा था कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स, एटम इंडिविजुअल पार्टिकल्स। तो भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है, एटम में ना पाया जाता है। तो आप क्या कह सकते हो, एटम कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एटम कंपोज्ड ऑफ विथ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। इन्होंने कहा डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, बट बाय यूजिंग द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वी कैन कन्वर्ट इट इनटू मास और मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। इन्होंने कहा कि सेम एलिमेंट्स के एटम सिमिलर प्रॉपर्टीज के होते हैं। तो भाई आइसोटॉप्स किधर गया, आइसोटॉप्स जैसे H11, H12, H13, इन तीनों का मास, एटॉमिक मास एकदम अलग अलग है। इन्होंने कहा डिफरेंट एलिमेंट्स का एटम डिफरेंट। तो आइसोबार किधर गया, Ar40, Ca40, मास सेम। इन्होंने कहा एटम कंबाइन विथ ईच अदर इन द रेशियो ऑफ होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड एटम। लेकिन हम लोग बार्थेलॉइड कंपाउंड को भी तो जानते हैं। बार्थेलॉइड कंपाउंड क्या होता है मैं बता रहा हूं। बार्थेलॉइड कंपाउंड जैसे आपका Fe0.880 यहाँ एटम फ्रैक्शन में है, लेकिन यदि मैं FeO लिखूंगा तो एटम होल नंबर में है। इसको डाल्टेनॉइड कंपाउंड बोला जाएगा, इसको बार्थेलॉइड कंपाउंड बोला जाएगा। तो बार्थेलॉइड कंपाउंड आप कह सकते हो कंपाउंड इन विच रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स आर फाउंड इन फ्रैक्शन। यहाँ नंबर ऑफ एटम्स का जो रेशियो है वो फ्रैक्शन में है, तो उसको हम लोग बार्थेलॉइड कहेंगे। होल नंबर में है तो डाल्टेनॉइड कहेंगे। ये हमारा लिमिटेशंस है। इस लिमिटेशन को ध्यान में रखकर एटम का हम डेफिनेशन दे सकते हैं। क्या एटम का डेफिनेशन होगा, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट विच कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट बट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ये मॉडर्न डेफिनेशन नहीं है, याद रखिएगा। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट विच कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट बट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। क्वेश्चन है जरा मॉडर्न डेफिनेशन क्या है। मॉडर्न डेफिनेशन में कुछ एक्सेप्शन आ गया था। जैसे हमारे पास नोबल गैस है, नोबल गैस जो है वह एटॉमिक स्टेट में रहते हैं लेकिन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो ब्रैकेट में मुझे लिखना पड़ेगा नोबल गैस एग्जिस्ट इन एटॉमिक फॉर्म बट डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। नोबल गैस एग्जिस्ट इन एटॉमिक फॉर्म बट डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ये सारा होने के बाद अब हम चलेंगे कि एटॉमिक वेट, मॉडर्न में जिसको एटॉमिक मास बोला जाता है, क्या होता है। एटॉमिक वेट किसी किसी पुराने बुक में है, नए बुक में कहीं कहीं आपको एटॉमिक वेट दिखाई देगा, कहीं कहीं एटॉमिक मास दिखाई देगा। क्या होता है, तो मास यदि हम लोग मेजर करें तो हम लोग जनरली लार्जर ऑब्जेक्ट का मास किलोग्राम के रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट का मास हुआ 50 kg, हम कहते हैं 50 टाइम्स ऑफ अ किलोग्राम, यानी किलोग्राम का 50 टाइम्स। किलोग्राम को ध्यान में रखकर हम लोग मास को मेजर किए हैं। लेकिन यदि एटम का मास आपको मेजर करना है तब तो किलोग्राम में मेजर नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें किसी दूसरे एटम को ही स्टैंडर्ड मानना पड़ेगा। उस एटम को स्टैंडर्ड मानकर हम लोग एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं। तो स्टार्टिंग में हमारा जो स्टैंडर्ड लिया गया था एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए, वो लिया गया था हाइड्रोजन। कैसे, देखिए एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट
बाई मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन। अब क्वेश्चन एराइज होता है, इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? तो सिंपल सा लैंग्वेज क्या बोलेंगे? इट इज अ नंबर विच शो दैट, नंबर इसलिए क्योंकि कोई यूनिट नहीं रहेगा, मास का यूनिट कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। इट इज अ नंबर विच शो दैट हाउ मेनी टाइम्स एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हैवियर देन वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। हाउ मेनी टाइम्स एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हैवियर देन वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन बाद में देखा गया कि ऑर्डिनरी हाइड्रोजन 3 आइसोटॉप्स का मिक्सचर होता है, तो हम जो एटम ले रहे थे वो मेरा गलत था, क्योंकि तीनों आइसोटॉप्स का मिक्सचर होता है, गलत आने का प्रोबेबिलिटी होती है। तो दूसरे समय लिया गया ऑक्सीजन को, क्या बोला गया? मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ 1/16 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन एटम। क्या बोलेंगे लैंग्वेज में? इट इज अ नंबर विच शो दैट हाउ मेनी टाइम्स एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हैवियर देन 1/16 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन एटम। इट इज अ नंबर विच शो दैट हाउ मेनी टाइम्स एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हैवियर देन 1/16 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन एटम। लेकिन बाद में चल के यहाँ भी प्रॉब्लम आया, ऑक्सीजन का 3 आइसोटॉप्स, इसलिए इसको भी रिप्लेस किया गया। कार्बन लिया गया, मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट बाई मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम। और जब कार्बन में भी देखा गया कि आइसोटॉप्स है, तो इसी को एक आइसोटॉप्स को फिक्स कर दिया गया। क्या लिखा गया? मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ C12 आइसोटॉप्स। एकदम फिक्स कर दिया गया कि C12 ही लेंगे, C13 या C14 नहीं लेंगे। लेकिन स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये भी हमारा नहीं है। हम क्या इसको बोल सकते हैं लैंग्वेज में? एटॉमिक मास को इट इज अ नंबर विच शो दैट हाउ मेनी टाइम्स एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हैवियर देन 1/12 पार्ट ऑफ C12 आइसोटॉप्स। तो अब मैं बोल रहा हूं कि ये भी मेरा स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है। तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन के लिए क्या मुझे करना पड़ा? स्टैंडर्ड डेफिनेशन कहता है कि किसी भी एटम को स्टैंडर्ड मानकर आप एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हो, किसी भी एटम को। ये जरूरी नहीं है कि आप हाइड्रोजन लीजिए, आप ऑक्सीजन लीजिए, आप कार्बन लीजिए, आप किसी भी एटम को ले सकते हो। तो उसका जो फॉर्मूला होगा, हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा, मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट mass of an atom of another element taken as standard। जिसको भी हम स्टैंडर्ड लें उसी को हम कैलकुलेट, उसी के कंपेयर में हम लोग एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, ये रहा हमारा सिंपल सा एटॉमिक मास। इसके आगे हम चलेंगे मॉलिक्यूलर मास के ऊपर। तो एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए एटम के कंपेयर में मेजर किया गया था। मॉलिक्यूलर मास को भी हम लोग एटम के कंपेयर में ही मेजर करेंगे। कैसे? तो देखा जाए एटम के कंपेयर में कैसे मेजर करते हैं। मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ a molecule of substance by mass of
an atom of hydrogen. Very basic definition. It is a number which show that how many times molecules of a substance is heavier than an atom of hydrogen. How many times molecules of a substance is heavier than an atom of hydrogen. इसको भी रिजेक्ट करने का सेम रीजन था, आइसोटॉप्स. फिर नेक्स्ट, मास ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाई मास ऑफ 1/16th पार्ट ऑफ ऑक्सीजन एटम. सेम यहाँ भी डेफिनेशन. इट इज अ नंबर विच शो दैट how many times molecule of a substance is heavier than 1/16th part of oxygen atom. ऑक्सीजन को रिजेक्ट करने का सेम रीजन आइसोटॉप्स. लिया गया कार्बन, मास ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाई मास ऑफ 1/12th पार्ट ऑफ कार्बन एटम. फिर जाकर इसको C12 आइसोटॉप्स कर दिया गया. मास ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाई मास ऑफ 1/12th पार्ट ऑफ C12 आइसोटॉप्स. और यहाँ भी स्टैंडर्ड डेफिनेशन लेंगे जैसे एटॉमिक मास में मास ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाई मास ऑफ एन एटम ऑफ अनदर एलिमेंट टेकन एज स्टैंडर्ड. क्वेश्चन अराइज होता है, इतना सारा डेफिनेशन क्यों हम पढ़ रहे हैं. इतना सारा डेफिनेशन पढ़ने का मेन कारण ये है कि जो हमारा इनिशियल डेरिवेशंस था वो कहीं ना कहीं ऊपर वाले किसी एक फॉर्मूले से होगा. आप लोगों को अभी नेक्स्ट वीडियो में जब मैं और सारा डेरिवेशंस करवाऊंगा फर्स्ट चैप्टर का, तो पता चलेगा कहीं इसका उपयोग है, कहीं इसका उपयोग है, कहीं इसका उपयोग है. इसलिए सारे डेफिनेशंस को दिमाग में रखना पड़ेगा. एक बार फिर से रिपीट मैं कर रहा हूँ सारा. इट इज अ नंबर विच शो दैट हाउ मेनी टाइम्स मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस इज हैवियर देन मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन. इसका इट इज अ नंबर विच शो दैट हाउ मेनी टाइम्स मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस इज हैवियर देन 1/16th पार्ट ऑफ ऑक्सीजन एटम. फिर इसका it is a number which show that how many times molecules of a substance is heavier than 1/12th part of carbon atom. फिर इसका it is a number which show that how many times molecules of a substance is heavier than 1/12th part of C12 isotopes. और लास्ट वाला it is a number which show that how many times molecules of a substance is heavier than atom of another element taken as standard. ये रहा हमारा मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास. मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास बताने का मेन कारण ये था कि आगे जितना भी हमारा टॉपिक्स है वो कहीं ना कहीं यहाँ से रिलेटेड है. तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखे रहिएगा. सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए. स्वस्थ रहिए. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम.